अस्सलामुअलैकुम। प्रोफेसर ने बड़ी देर बाद कहा, बेशक तुम्हारे पापा की उम्र लंबी है। इस तवालत के पेश नज़र उम्मीद की जा सकती है कि वो जिंदा हैं, और अगर जिंदा हैं तो वो यहाँ से जुनूब की तरफ हैं। ये जायचा उसी सिमत इशारा कर रहे। किबरिया की दिलचस्पी बढ़ गई। वो सोफे पर पहलू बदल कर बोला, हम इंडिया के शुमाल में यहाँ दिल्ली में हैं। क्या अब हिंदुस्तान के जनूबी इलाकों में या श्रीलंका में होंगे? यहाँ से दूर जुनूब में ऑस्ट्रेलिया भी है। हाँ, उन इलाकों में उन्हें तलाश किया जा सकता है। क्या फासला मालूम नहीं किया जा सकता? मुश्किल है। ये मालूम नहीं हो सकेगा कि वो यहाँ से कितने फासले पर हैं। एक तरीका है कि मैं यहाँ से जुनूब की तरफ सफ़र करता रहूँ। आप मेरे साथ रहें। फ़र्ज़ करें हम मद्रास या हैदराबाद दक्कन पहुँचते हैं और वहाँ आपका इल्म कहता है कि पापा अब भी जुनूब की तरफ हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आपका इल्म कहता है कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अब वो शुमाल की तरफ हैं, तो फिर वो शुमाल की सिमत किसी करीबी इलाके में होंगे। यानी वो सेंट्रल प्रोविंस में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा या बंगाल में होंगे। प्रोफेसर ने तायद की। बेशक इस तरीक़ाकार के मुताबिक तुम्हारे पापा के करीब पहुंचा जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कहाँ कहाँ भटकता रहूँगा। तनहा नहीं हूँ, मेरे साथ दो नौजवान लड़कियाँ हैं। आप ये बताएं, आपकी माहाना आमदनी क्या है? उड़ती हुई रोज़ी है। किसी महीने 50,000 रुपये कमा लेते हैं, किसी महीने 5,000 भी नहीं मिलते। मैं आपको माहाना 50,000 दूंगा मेरे साथ सफ़र करते रहने, और होटल में काम करने के अखराजात मैं बर्दाश्त करूंगा। फिर आप जहाँ जाएंगे अपने पेशे के मुताबिक अमीर कबीर लोगों को किस्मत का हाल बताते रहेंगे। वो आपकी इजाफी आमदनी होगी। प्रोफेसर ने दोनों लड़कियों को देखा। मीरा ने कहा, आप सरासर हमारे फ़ायदे की बात कर रहे हैं। यूं भी हम बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े होटलों और क्लबों में जाते हैं, आपके साथ भी यही सिलसिला रहेगा। शारदा ने कहा, मेरा दिल करता है आपके साथ सारी दुनिया घूमती रहूं। आपके साथ खुशी भी मिल रही है और आमदनी भी बढ़ रही है। मेरी दोनों बेटियां खुश हैं, मैं आपके साथ रहूंगा। किबरिया ने फ़ोन के जरिए होटल के मैनेजर से रब्ता किया, फिर उसे प्रोफेसर दीनानाथ के कमरे का नंबर बताते हुए कहा, इनका तमाम बिल मेरे हिसाब में एडजस्ट करें। कल हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर उसी ने शारदा से कहा, पहले हम मद्रास जाएंगे। कल किसी फ्लाइट में 4 सीटें रिजर्व करा लो, पता नहीं जुनूब में कितनी दूर तक सफ़र करना होगा। प्रोफेसर ने कहा, तुमने वादा किया है कि अपनी किसी गैर मामूली सलाहियत के बारे में बताओगे। शारदा ने किबरिया के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, प्लीज़ बताएं, मैं बहुत बेचैन हूँ। वो कुछ ज़्यादा ही बेचैन थी। उसके करीब रहकर किसी न किसी बहाने उसे छू रही थी। किबरिया को उन दोनों से दिलचस्पी नहीं थी। अगरचे मीरा बहुत खूबसूरत थी, शारदा के मुकाबले में संजीदा और ज़हीन थी। उससे मुतासिर थी, लेकिन रिजर्व रहने की आदी थी। किबरिया का मजाज आशिकाना नहीं था। वो भी लड़कियों के मामले में रिजर्व रहने का आदी था। वो प्रोफेसर से बोला, मैंने कभी किसी को अपनी इस गैर मामूली सलाहियत के बारे में नहीं बताया है। आज आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ शारदा और मीरा कभी किसी को मेरा ये राज नहीं बताएंगी। उन दोनों ने वादा किया कि वो हमेशा उसकी राजदार बनकर रहेंगी। उसने कहा, मेरी कुव्वत समात गैर मामूली है। उन तीनों ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। बात समझ में आ गई, लेकिन वो वजाहत चाहते थे। उसने कहा, शायद ऐसी सलाहियत किसी को नसीब नहीं हुई होगी। अगर मैं अपने मतलूबा अफराद की बातें सुनना चाहूँ और वो हज़ारों किलोमीटर के फासले पर हूँ, तब भी मैं उनकी आवाज़ और लहजे को कैच कर लेता हूँ। प्रोफेसर ने हैरानी से कहा, क्या ऐसा मुमकिन है? तुम्हारी ये बात नाकाबिल यकीन है। वो बोला, ये नामुमकिन नहीं है। रेडियो या ऑडियो सिस्टम के जरिए दुनिया के एक सिरे की आवाज़ दूसरे सिरे तक पहुंचाई जाती है। ऐसा ही कुछ कुदरती निज़ाम मेरी कुव्वत समात के साथ है। आप अभी उसे आजमा कर देख लें। मीरा ने कहा, अगर मैं यहाँ से दूर कहीं जाकर कुछ बोलूँगी तो आप सुन लेंगे? बेशक। तुम और शारदा लिफ्ट के जरिए नीचे होटल के बाहर जाओ और बातें करो। मैं यहाँ प्रोफेसर को बताता रहूँगा, बल्कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए तुम्हें भी बताता रहूँगा कि तुम दोनों के दरमियान किस मौजू पर बातें हो रही हैं। वो दोनों फ़ौरन उठ गईं। वो बहुत ज़्यादा तजस्सुस में मुब्तला हो गई थीं। अपना मोबाइल फ़ोन लेकर वहाँ से चली गईं। वो प्रोफेसर से बोला, हम खामोश रहेंगे। मेरा जहन उन दोनों पर मरकूज रहेगा। इस तरह उनकी आवाज़ें मेरी समात तक पहुँचती रहेंगी। प्रोफेसर खामोश बैठा रहा। किबरिया मीरा के अंदर पहुँच गया। वो शारदा के साथ लिफ्ट में थी। उसे कह रही थी, हम अभी लिफ्ट में हैं, क्या अल्बर्ट हमारी बातें सुन रहा होगा? शारदा ने कहा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है, अभी मालूम हो जाएगा। किबरिया ने प्रोफेसर को बताया कि वो दोनों लिफ्ट में क्या बातें कर रही हैं और अब लिफ्ट से निकलकर होटल के बाहर गार्डन में आ गई हैं। शारदा मीरा से कह रही थी, तुम सोफे पर अल्बर्ट के साथ चिपक कर बैठ गई थी, क्या मुझे वो जगह नहीं दे सकती थी? मीरा ने कहा, फजूल बातें ना करो। मैंने करीब बैठने के बावजूद फासला रखा था। मैं तुम्हारी तरह छिछोरी नहीं हूँ। तुम किसी न किसी बहाने उसका हाथ पकड़ रही थी।
इसमें छिछोरापन क्या है? वो मुझे अच्छा लगता है। जब से उसे देखा है दिल उसी के लिए धड़कने लगा है। किब्रिया प्रोफेसर को उनकी बातें बताता जा रहा था। फिर उसने मोबाइल फ़ोन पर उनसे राब्ता करके वह फ़ोन प्रोफेसर को दिया। प्रोफेसर ने इसे कान से लगाकर कहा, हेलो शारदा, तुम मीरा से झगड़ा क्यों कर रही हो? क्या वाकई अल्बर्ट के लिए तुम्हारा दिल धड़क रहा है? वो हैरानी से बोली, अंकल आप कैसे जानते हैं? मैंने अभी ये बात मीरा से कही है। प्रोफेसर लफज ब लफज उनकी बातें उन्हें सुनाने लगा। मीरा भी शारदा के फ़ोन से कान लगाए सुन रही थी। उसने ये भी बताया कि वो लिफ्ट में क्या बातें कर रही थी। वो हैरान हो रही थी। मीरा ने कहा, हम अभी आ रहे हैं। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। प्रोफेसर ने कहा, एल्बर्ट, ये तुम्हारी हैरत अंगेज गैर मामूली सलाहियत है। बाय गॉड, आलय समात कान से लगाए बगैर कोई दूर की आवाज़ नहीं सुन सकता। तुम इतनी बड़ी दुनिया में एक ही हैरान करने वाले शख्स हो। क्या बचपन से ऐसे हो? नहीं, अभी पिछले बरस से अचानक ये तब्दीली आई है। मैं भी इब्तदा में दूर की आवाज़ें सुनकर हैरान होता रहा। फिर मेरे पापा ने मशवरा दिया कि मुझे अपनी इस गैर मामूली सलाहियत को दूसरों से छुपाना चाहिए। उन्होंने दुरुस्त मशवरा दिया है। वैसे तुम अपनी इस ज़बरदस्त सलाहियत से अपने पापा की आवाज़ सुन सकते हो। मैं कई बार कोशिशें कर चुका हूँ, उनकी आवाज़ मौसूल नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि किसी दुश्मन ने तनवीमी अमल के ज़रिए उनका ब्रेन वॉश किया है, उनके लब लहजे को जहन से मिटा दिया है, या फिर वो किसी हादसे के सबब अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। शारदा और मीरा वापस आ गईं। शारदा आते ही किब्रिया के कदमों में बैठ गई। वो बोला, ये क्या कर रही हो? सोफे पर बैठो। वो उसके कदमों से लिपट कर बोली, अब तो मैं इन्हीं कदमों में रहूंगी। आप महाज्ञान वाले हैं, मुझे अपनी दासी बना लें। मुझे दासी बनाने का शौक नहीं है। प्लीज़ यहाँ से उठो, तरीके से बैठो। उसने मीरा को देखा। वो एक तरफ खड़ी खामोशी से उसे देख रही थी। नजरें मिलते ही एक सोफे पर बैठी हुई बोली, आप वाकई बाकमाल हैं। ऐसी गैर मामूली सलाहियत किसी को नसीब नहीं हुई होगी। क्या आप अपनी सलाहियत से हमारी कुछ मदद कर सकेंगे? तुम क्या चाहती हो? अंकल का एक दुश्मन है, वो हमें बहुत परेशान करता रहता है। प्रोफेसर ने कहा, बेटी ये बात रहने दो। एल्बर्ट अपने पापा के लिए परेशान है, उसे और किसी मसले में ना उलझाओ। किब्रिया ने कहा, इंसान बैक वक्त कई मसाइल से निमटता रहता है। आप मुझसे अपने मामलात ना छुपाएं। पता नहीं हमें कितने अरसे तक साथ रहना है। जब तक साथ रहेगा हम एक दूसरे के काम आते रहेंगे। शारदा ने कहा, मैं कुछ अरसे तक नहीं, हमेशा साथ रहूंगी। प्लीज़ आप वादा करें। मीरा ने नागवारी से कहा, शारदा, हम एक अहम मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं और तुम अपनी ही बातें किए जा रही हो। वो गुस्से से बोली, तुम क्यों जल रही हो? क्या इसलिए कि एल्बर्ट तुम्हें लिफ्ट नहीं दे रहे हैं? और क्या तुम्हें लिफ्ट दे रहे हैं, ख्वामखा लिफ्ट लेने की कोशिशें कर रही हो? शारदा ने किब्रिया से कहा, देखो ये मेरी इंसल्ट कर रही है। क्या मैं इस काबिल नहीं हूं कि मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया जाए? वो हिचकिचाते हुए बोला, मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की है। मैं नहीं जानता मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से कैसे दिया जाता है। मैं तुम्हें प्यार करना सिखा दूंगी। लेकिन ये क्या ज़रूरी है? मैं अपने पापा के मामले में परेशान हूँ, फिर मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। मोहब्बत तो बेकार लोगों का मशगला है। मीरा मुस्कुराने लगी। शारदा ने उसे गुस्से से देखा, फिर किब्रिया से कहा, मोहब्बत को मशगला ना समझो। ये दिल से होती है। ये दिल का मामला सारी ज़िंदगी के लिए होता है। वो बोला, कैसी बातें कर रही हो? दिल तो खून को पंप करने का एक आला है। इस आले से मोहब्बत कैसे हो सकती है? मीरा खिलखिलाकर हंसने लगी। प्रोफेसर मुस्कुराने लगा। किब्रिया ने मासूमियत से पूछा, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। प्रोफेसर ने कहा, तुम दुरुस्त कह रहे हो। दिल खून को पंप करके उसे सारे जिस्म में पहुंचाता है, लेकिन शायरों ने दिल को मोहब्बत का मस्कन और मरकज बना दिया है। फिर उसने शारदा से कहा, बेटी तुमने अल्बर्ट के हाथ की लकीरें नहीं पढ़ी। इसका मजाज आशिकाना नहीं है। ये उन लोगों में से है जो मोहब्बत करने में वक्त ज़ाया नहीं करते। बेहतर है इसे मोहब्बत की बातें ना करो। मीरा ने कहा, मैं अंकल के एक दुश्मन की बात कर रही थी। किब्रिया ने कहा, मैं एक बार किसी तरह उस दुश्मन की आवाज़ सुन लूँ, फिर हमेशा उसकी बातें सुनता रहूंगा। ये मालूम करता रहूंगा कि वो प्रोफेसर के बारे में किसी से क्या कह रहा है और इनके खिलाफ क्या करना चाहता है। उसकी आवाज़ कैसे सुनी जा सकती है? वो शायद मुंबई में होगा। क्या आप उसका फ़ोन नंबर जानते हैं? मुझे उसके कई फ़ोन नंबर याद हैं। क्या फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनोगे? किब्रिया इस बात में सर हिलाकर उसके ख्यालात पढ़ने लगा। वो पहले भी मालूम कर चुका था। उसके दुश्मन का नाम नागेश्वर पांडे था। वो महाराष्ट्र की उस सियासी पार्टी का लीडर था जिसके तमाम कारकुन मुसलमानों के कट्टर दुश्मन थे। उन्होंने 6 बरस पहले सौरत शहर में हिंदू मुस्लिम फसादात कराए थे और सैकड़ों मुसलमानों को कत्ल कराया था। मुंबई शहर में भी वो मुसलमानों के खिलाफ इक़दामात करते रहते थे। वहाँ के दौलतमंद मुसलमानों से लाखों रुपए भत्ता वसूल करते रहते थे। प्रोफेसर का राब्ता पांडे की पर्सनल सेक्रेटरी से हो गया। उसने कहा, मैं प्रोफेसर दीनानाथ बोल रहा हूँ। नागेश्वर पांडे साहब से बात करना चाहता हूँ। लेडी सेक्रेटरी ने कहा, वो एक मीटिंग में है, कल उनसे बात हो सकेगी। किबरिया उस सेक्रेटरी के अंदर पहुंच गया। वो इस वक्त पांडे की आगोश में थी। फोन बंद करने के बाद मुस्कुरा कर पूछ रही थी, ये वही प्रोफेसर है ना जिसकी एक भतीजी तुम्हारे हत्थे नहीं चढ़ रही है? पांडे ने पूछा, क्या दीनानाथ का फोन था? तुमने बात क्यों नहीं कराई? अभी मैं तुम्हें खुश कर रही हूँ। अभी तुम पर सिर्फ मेरा हक है। बाय द वे,
मीरा में ऐसी क्या खास बात है, क्यों उसके पीछे पड़ गए हो? यूं देखा जाए तो उसमें कोई खास बात नहीं है। ऐसी कितनी ही लड़कियां मेरे पास आती रहती हैं, लेकिन वो मेरे लिए एक चैलेंज बन गई है। एक बार मैंने उसे बहुत बड़ी ऑफर दी थी, उसने वो ऑफर ठुकरा दी। मैंने फ़ोन पर बात की तो उसने नफ़रत से थूक दिया। मैं ये बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगा। कुत्ते की बच्ची एक मुसलमान से इश्क कर रही थी, मैंने उसके आशिक को कत्ल करा दिया। उसे फ़ोन पर बताया कि किस तरह उसके यार को कुत्ते की मौत मारे। वो बोली, उस मुसलमान को मारकर तुम्हें क्या मिला? वो तो फिर भी तुम्हारे काबू में नहीं आई। तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? उसे अगवा कराओ और उसके कपड़े उतार कर उस पर थूक दो। बड़ी मुश्किल है, इलेक्शन सर पर हैं। ऐसे वक्त बदमाशियां नहीं चलती। जनता के सामने साधु बनकर रहना पड़ता है। तो फिर मिट्टी डालो उस पर, इलेक्शन के बाद उससे निमट लेना। मुझसे उसकी एक बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। कौन सी बात? वो साली हाथ की लकीरें पड़ती है। उसने फ़ोन पर कहा था कि उसके मुकद्दर में एक मुसलमान है। एक को कत्ल करने से क्या होता है, कोई दूसरा मुसलमान आएगा और ज़रूर आएगा। वो सेक्रेटरी को परे धकेलते हुए बोला, क्या यह गुस्सा दिलाने वाली बात नहीं है? साली हिंदू जाति को छोड़कर किसी मुसलमान की गोद में जाएगी। मैं इस बार उसे ही ठिकाने लगा दूंगा। ना वो रहेगी, ना कोई मुसलमान उसकी ज़िंदगी में आएगा। तुम मुझे क्यों धक्का दे रहे हो? किसी मुसलमान पर बस नहीं चल रहा है तो मुझे गुस्सा दिखा रहे हो? पांडे ने एक जोरदार तड़ाक की आवाज़ के साथ तमांचा रसीद किया। सुअर की बच्ची मुझे ताना देती है। तुम्हारी जैसी औरतों को जरा मुंह लगाओ तो सर चढ़ जाती हैं। चल भाग यहाँ से। उसने एक लात मारी। वह अपना लिबास उठाकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद भी वो ये सोचकर तिलमिला रहा था कि मीरा ने उस पर थूक कर फिर किसी मुसलमान को अपना यार बनाया होगा। किबरिया ने उसे फ़ोन करने पर माइल किया। वह रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। उधर फ़ोन की घंटी बजने लगी। किबरिया ने रिसीवर कान से लगाकर कहा, हेलो। वो बोला, प्रोफेसर दीनानाथ कहाँ है, उसे फ़ोन दो। पहले ये बताओ तुम कौन हो? मैं उसका बाप हूँ, तुमसे क्या मतलब है? उसे फ़ोन दो। तुम झूठ बोलते हो, बाप नहीं हो सकते। उनके पिताजी का देहांत हो चुका है। तुम गधे हो। मैं हिंदू लीडर नागेश्वर पांडे हूँ। किबरिया ने प्रोफेसर की तरफ देखते हुए फ़ोन पर कहा, अच्छा तो नागेश्वर पांडे हो। मैं प्रोफेसर का सेक्रेटरी हूँ। अभी साहब मीटिंग में है, कल किसी वक्त कॉल करो। बकवास मत करो। क्या वो इतना दौलतमंद हो गया है कि सेक्रेटरी रखने लगा है? मीरा से मेरी बात करो। मीरा जी अभी मुझसे प्राइवेट बातें कर रही हैं। ये बातें सुबह तक ख़त्म होंगी, तुम इंतज़ार फरमाओ। तुमसे क्या प्राइवेट बातें कर रही हैं? सच बताओ तुम कौन हो? मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम फराद है। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इतनी दूर से कैसे मारोगे? क्या तुम्हारे रिवॉल्वर की गोली मुंबई से दिल्ली तक सफ़र करती है? मीरा, शारदा और प्रोफेसर दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहे थे। पांडे कह रहा था, मेरे दल के लोग दिल्ली में बेशुमार हैं, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि मैं मीरा से दूर चला जाऊंगा तो तुम मुझे हलाक नहीं कराओगे, जिंदा रहने दोगे? मीरा बड़े दुख से और तजस्सुस से उसे देखने लगी। पांडे कह रहा था, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम इस लड़की से दूर हो जाओ। तुम अपनी भलाई सोचो। अगर मीरा का पीछा नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। वो गुस्से में गालियां देना चाहता था। किबरिया ने उसे जेर असर लिया तो उसने अपनी जुबान दांतों तले चबा डाली। फिर तकलीफ की शिद्दत से तिलमिलाने लगा। किबरिया ने पूछा, हेलो पांडे, तुमने चीख क्यों मारी है? क्या परेशानी है? वो फिर गाली देना चाहता था, जुबान फिर दांतों तले आ गई। इस बार रिसीवर उसके हाथ से छूट गया। वो दोनों हाथ मुंह पर रखकर तकलीफ की शिद्दत को बर्दाश्त करने लगा। किबरिया ने रिसीवर प्रोफेसर को देते हुए कहा, पता नहीं वो अचानक किस तकलीफ में मुब्तला हो गया है। मैंने उसके चीखने और कराहने की आवाज़ें सुनी हैं। प्रोफेसर रिसीवर कान से लगाकर सुनने लगा, फिर बोला, हाँ कराहने की आवाज़ें आ रही हैं। किबरिया मीरा के अंदर आ गया। वह उसकी मर्जी के मुताबिक अंकल से रिसीवर लेकर बोली, मैं इस कमीने से बात करूंगी। वह रिसीवर को कान से लगाकर सुनने लगी। उस वक्त तक पांडे की तकलीफ कम हो गई थी। उसने गुस्से में रिसीवर को उठाकर कान से लगाते हुए कहा, मैं आज ही तुम्हें नर्क में पहुंचा दूंगा। तुम्हें सुबह तक जिंदा नहीं रहने दूंगा। जुबान तकलीफ के बायस लड़खड़ा रही थी। उसने यही बात यूं अदा की, आतिमन नरक मन दूंगा, सुबह नदा नहीं दूंगा। मीरा ने पूछा, कुत्ते क्यों भौंक रहे हो, साफ साफ क्यों नहीं बोलता? वो बोला तो फिर अल्फाज एक दूसरे में गड़बड़ होने लगे। आखिर वो ठहर ठहर कर संभल संभल कर बोलने लगा, तुम फिर एक मुसलमान के चक्कर में हो? इसके बाद वो किबरिया की मर्जी के मुताबिक बोला, तुम इस मुसलमान को छोड़ दो, मैं अपनी बेटी की शादी उससे कराऊंगा। उसका नाम फरहाद है। फरहाद नाम के लोग सच्चे आशिक होते हैं। किबरिया ने उसे ढील दी। वो चौंक कर बोला, नहीं ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसे गोली। किबरिया ने उसे गिरफ्त में लिया। वो बोला, गोली नहीं मारूंगा, अपना दामाद बनाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, तुम भी इसे शादी कर लो। मुसलमान 4 शादियां करते हैं, लेकिन तुम मेरी बेटी को सौकर ना समझना। उसे बहन बनाकर फरहाद के साथ सोती रहना। मीरा ने झीम कर किबरिया को देखा, फिर कहा, पता नहीं ये क्या बकवास कर रहा है, ऐसा लगता है पागल हो चुका है। मैं ख्वाम का अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ। उसने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। शारदा ने पूछा, वो क्या कह रहा था? वो झिझकते हुए बोली, मेरे और एल्बर्ट के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। हाँ मगर क्या कह रहा था? कोई ज़रूरी तो नहीं है कि मैं साफ साफ बोलूँ। क्या तुम नन्ही बच्ची हो, समझ नहीं सकती? मीरा शर्म से सुरख हो रही थी। किबरिया से नजरें चुरा रही थी और वो शरारत से मुस्कुरा रहा था।
वो नहीं जानती थी कि मुकद्दर में एक मुसलमान है, तो फिर एक मुसलमान ही रगे जहाँ के करीब पहुंचा हुआ है। आला बीबी भी मुझे तलाश कर रही थी। उसने टूरिस्ट ब्यूरो के एक गाइड की खिदमत हासिल की थी, उससे फ़ोन पर बातें की थी। फिर उसके दिमाग में पहुंच गई थी। उसका नाम शेख फरमान मिस्री था, 25 बरस का, सेहतमंद जवान था। उसका ये अज़म था कि बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे। इस मकसद के लिए वो आला तालीम हासिल कर रहा था। मार्शल आर्ट का ज़बरदस्त फाइटर था। इंसानों को उनकी आंखों से, चेहरों से और उनके लबो लहजे से किस तरह पहचाना जाता है, क्याफा शनासी का ये हुनर वो सीख रहा था। इसी शहर में एक 70 साल बूढ़ी खातून थी। उसका नाम बिनते अमारा था। शेख फरमान मिस्री उसे क्याफा शनासी और इल्म रमल सीख रहा था। उसके ख्यालात बता रहे थे कि बिनते अमारा कोई पुरस्रार इल्म जानती है, गैब की बातें बता देती है। ये मालूम करके आला बीबी को उम्मीद बंदी थी कि वह बूढ़ी खातून मेरे बारे में कुछ बता सकेगी, मेरी निशानदेही कर सकेगी। उसने फरमान मिस्री को एक इंडियन रेस्टोरेंट में मुलाकात के लिए बुलाया। वो बहुत खुश था। मुकर्ररा वक्त से पहले उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया था। बिनते अमारा ने उसे कहा था उसकी ज़िंदगी में एक नहायत हसीन और बाकमाल दोशीज़ा आने वाली है। वो उसे अरूज की तरफ ले जाएगी। फरमान मिस्री उसे माँ कहता था। उसने कहा, ए उम्मे फरमान, मेरा तजस्सुस बढ़ गया है। क्या मैं उसे तलाश करूं? उसकी तलाश में किस सिमत जाना होगा? बिनती अमारा ने कहा, तुम्हें चीन, जापान, अमेरिका, कहीं भी चले जाओ, किस्मत वही रहेगी। खुशकिस्मती को आना हो तो वो खुद तुम्हारे पास आती है। फिर एक दिन बूढ़ी खातून ने कहा वो आ रही है। उसने दूसरे दिन कहा वो आ चुकी है। फिर तीसरे दिन कहा वो तुम्हें पुकारने वाली है। उसी दिन टूरिस्ट ब्यूरो वालों ने उसे एक फ़ोन नंबर देकर कहा, इस नंबर पर एक लड़की से रब्ता करो। ये यूरोप से आई है, इसे एक गाइड की ज़रूरत है। उसने रब्ता किया। फ़ोन पर आला बीबी की आवाज़ सुनी तो दिल ने तेज़ी से धड़कते हुए कहा, यही है वो जिसका तुझे इंतज़ार है। वो क्याफा शनास था। उसके लबो लहजे की नरमी ने बताया कि इस नरमी के पीछे सख्ती छुपी हुई है और लहजे की गर्मी के पीछे ठंडक है। बड़े प्यार से बोलती है, मगर तोलती है तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। एक रेस्टोरेंट में मुलाकात का वक्त मुकर्रर हुआ था। वह वक्त से पहले ही वहाँ एक मेज़ पर आकर बैठ गया था। उससे मिलने के बाद वह बिनते अमारा से उसका जिक्र करने वाला था। आला बीबी एक शानदार कार ड्राइव करती हुई पार्किंग एरिया में आई। वहाँ कार में बैठकर टेलीपैथी की आंख से देखा। वो एक मेज़ पर बैठा इधर उधर मुतलाशी नज़रों से देख रहा था। किसी तरह लड़की को पहचानना चाहता था। उसने फ़ोन पर आवाज़ सुनकर अंदाज़ा लगाया था कि वो बहुत कमसिन होगी। वो कार को लॉक करके रेस्टोरेंट के बाहर बिछी हुई मेज़ों की तरफ जाने लगी। उसने बड़ी हद तक उसके और बिनते अमारा के मुतल्लिक मालूमात हासिल की थी। आइंदा उस बूढ़ी खातून से मिलना चाहती थी। उसका दिल कह रहा था कि वो इसके ज़रिए मुझ तक पहुंच सकेगी। वो फरमान मिस्री की मेज़ के पास आकर उसे अनजान बनकर इधर उधर देखने लगी। फरमान उठकर खड़ा हो गया। उसके करीब आकर बोला, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप किसी गाइड को तलाश कर रही हैं? उसने बड़ी मासूमियत से हाँ के अंदाज में सर हिलाया। वो बोला, मैं वही गाइड हूँ, मेरा नाम शेख फरमान मिस्री है। वह मुस्कुराकर मुसाफिया करते हुए बोली, मेरा नाम आसफा है, तुमसे मिलकर खुशी हो रही है। वो मेज़ के अतराफ बैठ गई। आला बीबी उसे देखकर मुतासिर हुई। वो एक सेहतमंद, कद्दावर और खूबरू जवान था। उसकी शख्सियत में मर्दानगी कूट कूट कर भरी हुई थी। वो कह रहा था, यहाँ दुनिया के तमाम ममालिक के लोग आते हैं। एक गाइड की हैसियत से मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़ुबानें सीखता रहूँ। फिल वक्त में अरबी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, चीनी और हिंदी ज़ुबानें समझता हूँ और बोलता भी हूँ। वो बोली, मैं भी दुनिया की मारूफ ज़ुबानें सीखती रहती हूँ। तुम मुझसे किसी भी ज़ुबान में गुफ्तगू कर सकते हो। तुम सेहतमंद और कद्दावर हो, लेकिन चेहरे और लहजे से कमसिनी ज़ाहिर हो रही है। लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछना चाहिए, फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ। मैं अगले 2 माह बाद पूरे 16 बरस की हो जाऊंगी। मैं अंदाज़ा कर रहा था कि 18 या 20 बरस की होगी। मैं जिम्नास्टिक के कमालात सीखती रहती हूँ, इसलिए जिस्मानी तौर पर भरपूर दिखाई देती हूँ। कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं इतनी कम उम्र हूँ। मैं यकीन कर रहा हूँ, मगर हैरान हूँ कि इतनी सी उम्र में तुमने कई ज़ुबानें सीख ली हैं और तनहा यूरोप से यहाँ आई हो। मजबूरी ले आई है। मेरे पापा कहीं गुम हो गए हैं। मैं उन्हें तलाश कर रही हूँ। मेरा ख्याल है मैं किसी माहिर नजूमी या गैब का इल्म रखने वाले किसी आमिल की खिदमत हासिल करूँ तो शायद मेरे पापा का सुराग मिल जाए। हाँ, अक्सर ऐसे आमिल की मदद से बड़ी हद तक सुराग मिल जाता है। यहाँ एक मुअम्मर खातून है। उनका नाम बिनते अमारा है। मैं उन्हें माँ का दर्जा देता हूँ। वह मुझे बेटा मानती हैं। मैं उनसे क्याफा शनासी और इल्म रमल सीखता रहता हूँ। किसी की तहरीर पढ़कर, हिंदुसों के ज़रिए या ताश के पत्तों के ज़रिए बहुत कुछ बता सकता हूँ। मैं चाहूँगी कि अपने इल्म के ज़रिए मेरे काम आओ। तुम्हें मुंह मांगा मुआवजा दूंगी। उस मुअम्मर खातून बिनते अमारा के मुतल्लिक और कुछ बताओ। वह बहुत बाकमाल खातून है। मैं बता नहीं सकता वो कितनी गहरी हैं। अक्सर गैब की बातें बता देती हैं और वो बातें सच साबित होती हैं। फिर तो मैं सबसे पहले उनके पास जाना चाहूँगी। मैं जब तक यहाँ हूँ तुम दिन रात मेरे गाइड बनकर मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हारे इल्म से भी फ़ायदा उठाती रहूँगी। तुम अपना प्रॉब्लम बताओ, हो सकता है मैं यहाँ बैठे ही बैठे तुम्हारी मुश्किल आसान कर दूँ।
ये तो तुमने बताया है कि अपने पापा के लिए परेशान हो। अगर सिर्फ यही परेशानी है तो मैं कहीं इत्मीनान से इल्म रमल के ज़रिए। मैंने कहा ना, तुम्हारे इल्म से भी फ़ायदा उठाऊंगी, लेकिन पहले मादाम बिनते अमारा से मिलना चाहती हूँ। आज ही मिलना चाहती हूँ, बल्कि अभी। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, उसके नंबर पंच किए, फिर राब्ता होने पर बोला, हेलो मामा, मैं फरमान बोल रहा हूँ। आला बीबी उसके दिमाग में पहुंच गई। दूसरी तरफ से बिनते अमारा ने कहा, हाँ बेटे बोलो, कैसे हो, काम कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास मामा। मैं आपसे अभी मिलना चाहता हूँ। मेरे साथ एक लड़की है, वो एक अहम ज़रूरत के तहत आपसे मिलना चाहती है। वो बोली, इसका मतलब है वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुकी है? फरमान ने नज़रें उठाकर आला बीबी को बड़ी हसरत से देखा, फिर कहा, खुदा करे आपकी ज़ुबान मुबारक हो। वो बिनते अमारा के दिमाग में पहुंच गई। बिनते अमारा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैंने पेशगोई की थी। मेरा भी यही ख्याल है कि तुम्हारी दस्तगीरी करने वाली आ गई है। क्या अभी उसके साथ आ जाऊं? आ जाओ, हमारी तुम्हारी ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियां आने वाली हैं। थैंक यू मामा, हम अभी आ रहे हैं। उसने फ़ोन बंद करके आला बीबी से कहा, वो चलें। वह उसके साथ बाहर निकलकर बोली, तुम मेरी कार ड्राइव करो, मैं खामोश रहकर अपने हालात पर गौर करना चाहती हूँ। वो स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। वो उसकी साथ वाली सीट पर आ गई। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। वो बिनते अमारा के अंदर पहुंचकर उसके मजीद ख्यालात पढ़ने लगी। उसके ख्यालात ने बताया कि उसके पास पुरस्रार उलूम का एक ज़ख़ीम नुस्खा है जो हज़ारों साल पुराना है। उसके परदादा के परदादा ने कदीम मिस्री ज़ुबान का तर्जुमा मौजूदा मुकामी ज़ुबान में किया था। वो अब उसके काम आ रहा था। इस नुस्खे में बहुत कुछ था। वो मुकामी ज़ुबान में था और बहुत पेचीदा था। आला बीबी को ऐसे अलूम से दिलचस्पी नहीं थी। वैसी पेचीदगियों को समझना नहीं चाहती थी, इसलिए उसके हालात ज़िंदगी मालूम करती रही। वह एक पुराने तर्ज के मकान में रहती थी। उसने मकान से बाहर आकर आला बीबी का इस्तकबाल किया। उसकी पेशानी को चूमकर कहा, अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो, खुश आमदीद। वो उससे बसी इस मकान के अंदर आई। वहाँ जगह जगह मुसल्ला मुलाजिम और खादमाएं दिखाई दे रही थीं। वो एक बड़े से ड्राइंग रूम में आई। वहाँ की सजावट देखने लगी। दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें कंदा की गई थीं। एहराम के अलावा अबुल हॉल की भी एक तस्वीर थी। कई तस्वीर में कुछ लोग पुरस्रार अमल में मसरूफ़ दिखाई दे रहे थे। एक दीवार पर एक बड़ा सा टीवी स्क्रीन था। इसके साथ एक बड़ी सी मेज़ पर ऐसी चीज़ें रखी हुई थीं जो जादुई अमल के दौरान में काम आती हैं। बिनते अमारा ने कहा, तुम्हें ये माहौल पसंद नहीं आएगा, मेरी ज़िंदगी तो यहीं गुजर रही है। आला बीबी ने कहा, यह माहौल मेरे मिजाज के खिलाफ है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नया और दिलचस्प है। मैं यहाँ बैठकर गुफ्तगू कर सकती हूँ। वो एक सोफे पर बैठ गई। फरमान मिस्री ने कहा, मामा, आपकी मेहमान का नाम आसिफा है। इनके फादर कहीं गुम हो गए हैं। ये उन्हें तलाश करने के लिए आपकी मदद चाहती हैं। बिनते अमारा ने उससे कहा, मैं तुमसे चंद सवालात करूंगी, तुम सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हारे फादर का सुराग लगाने की कोशिश करूंगी। वो बड़ी सी मेज़ के पास गई। वहाँ एक इंसानी खोपड़ी रखी हुई थी। उसने इसे दिखाते हुए कहा, देखो, इस खोपड़ी के अंदर एक रिमोट कंट्रोल है। मैं इसके ज़रिए उस बड़े से स्क्रीन को ऑन कर रही हूँ। उसने स्क्रीन की तरफ रुख करके इसे ऑन किया, फिर कहा, मेरे सवालात और तुम्हारे जवाबात स्क्रीन पर तहरीर की सूरत में उभरते रहेंगे। मैं चाहूँगी कि तुम मुझसे कुछ ना छुपाओ और सही जवाबात देती रहो। वो मुकामी ज़ुबान में कुछ पढ़ने लगी, फिर बोली, ए हसीन शहज़ादी, तेरा नाम क्या है? उसके ये सवाल तहरीर की सूरत में स्क्रीन पर उभरने लगा। आला बीबी ने कहा, मेरा नाम आसफ़ा हमदानी है। स्क्रीन पर तहरीर उभरी, मेरा नाम खाली जगह है। नाम की जगह खाली थी। वहाँ आसफ़ा हमदानी लिखा हुआ नहीं था। बिनते अमारा ने कहा, तुम्हारा कोई भी गलत जवाब स्क्रीन पर नहीं आएगा, वो जगह खाली रहेगी। सही जवाब देकर खाली जगह को पुर करो। आला बीबी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा। वो चंद सेकंड के लिए सोच में पड़ गई, फिर बोली, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मैं अपना असल नाम नहीं बता सकूंगी। बिनते अमारा ने पलटकर उसे देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने वालिद तक पहुंचना चाहती हो, उनका सही नाम बताओ। आला बीबी चुप रही। बिनते अमारा ने कहा, उनके नाम और तारीख पैदाइश के बगैर जायचा नहीं बनेगा। तुम कभी उन्हें तलाश नहीं कर सकोगी। आप दुरुस्त कहती हैं, मुझे सोचने का मौका दें, मैं कल कोई माकूल जवाब दे सकूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम अपने हालात और मजबूरियों को हमसे ज़्यादा समझती हो। वैसे मुझे माँ की जगह समझो। अगर दुश्मनों के खौफ से अपनी असलियत छुपा रही हो तो मुझे उन दुश्मनों के नाम बताओ, मैं उन्हें तुम्हारे मुकाबले में कमज़ोर बना दूंगी। वो बोली, मैंने अच्छी तरह समझ लिया कि आप सिद्ध के दिल से मेरे काम आएंगी, फिर भी चाहूंगी कि मुझे कल तक सोचने का मौका दें। बेहतर है अच्छी तरह सोच लो। कल जिस वक्त भी चाहो यहाँ चली आओ। मेरे घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। क्या अपने दुश्मनों के बारे में कुछ बताना चाहोगी? एक नहीं, कई दुश्मन हैं और वो टेलीपैथी जानते हैं। फरमान ने परेशान होकर कहा, ओ गॉड, फिर तो वो तुम्हारे दिमाग में घुस आते होंगे। नहीं, मुझे योगा में महारत हासिल है, मैं सांस रोककर उन्हें भगा देती हूँ। बिनते अमारे ने कहा, आज शाम इंटेलिजेंस का एक अफसर यहाँ आकर मुझसे कह रहा था कि एक टेलीपैथी जानने वाले को गिरफ्तार किया गया है। 3 घंटे बाद मालूम हुआ एक और टेलीपैथी जानने वाले को कैदी बनाया गया है।
वो चाहते हैं कि मैं अपने पुरस्रार इलम के ज़रिए उन्हें इस तरह काबू में करूं कि वो पुलिस और इंटेलिजेंस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सकें। आला बीबी ने उनसे अनजान बनकर कहा, ये वही होंगे जो मुझे परेशान कर रहे थे। पुलिस वाले उन्हें जिस्मानी तौर पर कैदी बना सकते हैं, लेकिन दिमागों को जंजीर नहीं पहना सकेंगे। वो ख्याल खुआनी के जरिए ही सलाखों से बाहर आ जाएंगे। मैं किसी को भी दिमागी कमजोरियों में मुब्तला कर सकती हूँ। मैंने एक अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले को दवा के जरिए कमज़ोर बनाया है। दूसरे टेलीपैथी जानने वाले का नाम रास्पुटीन है। उसके हिसाब बड़े मजबूत हैं। उसका दिमाग गैर मामूली तवानाई का हामिल है। मेरे इल्म ने बताया है कि मैं उस पर तनवीमी अमल करके उसे अपना गुलाम बनाऊंगी तो चंद घंटों के बाद तनवीमी अमल का असर खत्म हो जाएगा, वो फिर आज़ाद हो जाएगा। आप ऐसे खतरनाक शख्स को कैसे काबू में करेंगी? वो आपके दिमाग में भी आ सकते हैं कि आप खतरा महसूस नहीं कर रही हैं। वो गोली के जख्म के बायस ख्याल खुआनी के काबिल नहीं था। थोड़ी देर पहले जब मैं फरमान से फ़ोन पर बातें कर रही थी, तब मैंने पराई सोच की लहरों को महसूस किया था। मैं समझ गई वही शैतान है। थोड़ी देर पहले फरमान से फ़ोन पर बातें करते वक्त आला बीबी उसके अंदर गई थी और उसके ख्यालात पढ़ती रही थी। उसने पूछा कि आपने उसकी सोच की लहरों को भगाया था? वो बोली, मैंने ज़रूरी नहीं समझा। वो मेरे ख्यालात पढ़ रहा होगा, लेकिन मेरे चोर ख्यालात नहीं पड़े होंगे। मैंने अपने दिमाग के एक खास हिस्से को मुकफ्फल कर रखा है। वो मेरे अंदर रहकर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। आला बीबी ने पूछा कि अब आपको नींद की हालत में अपनी मामूला नहीं बना सकेगा? नहीं, मेरे खिलाफ कोई भी अमल हो तो मेरा जहन चौकन्ना हो जाता है। मैंने पुरस्कार अमल के जरिए अपनी इस खोपड़ी को एक मजबूत किला बनाया है। ऐसा भी कमजोरी की दवा हो या जहर मेरे खाने पीने की किसी चीज़ में हो तो मुझे खबर हो जाती है। आप वाकई बाकमाल हैं। मेरा ये बूढ़ा जिस्म भी किसी के हमलों से मुतासिर नहीं होता। किसी भी हथियार से थोड़ी देर के लिए ज़ख्मी होती हूँ, फिर वो ज़ख्म चंद सेकंड में भर जाते हैं। वो दुरुस्त कह रही थी कि कोई उसके चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकता। आला बीबी बड़ी देर तक उसके ख्यालात पढ़ती रही थी। फिर भी ये बातें मालूम नहीं हुई थी जो बिनते अमारा अब उसे बता रही थी। आला बीबी की यह खुशफहमी ख़त्म हो गई कि वो पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं करती है। वह मुअम्मर खातून बहुत चालाक थी। किसी भी ख्याल ख्वानी करने वाले को धोखे में रखती थी। वो भी धोखा खा गई थी। उसने सोचा था कि दूसरे दिन अपना और मेरा असली नाम और तारीख पैदाइश नहीं बताएगी। वो अपने पुरस्कार अमल से झूठ पकड़ लेती थी। आला बीबी उसकी नींद के दौरान में उसे अपनी मामूला बनाकर मेरे असली नाम से जायचा बनवाने वाली थी। इस तरह मालूम कर सकती थी कि मैं किस इलाके में और किस साल में हूँ। लेकिन अब उसे मालूम हो चुका था कि बिनते अमारा का दिमाग और जिस्म फौलादी है। उसे टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म के जरिए कमज़ोर नहीं बनाया जा सकेगा। मुझे तलाश करने के लिए उसे अपना और मेरा असल नाम बताना होगा, वरना वो कभी मुझ तक नहीं पहुंच सकेगी। बिनते अमारा से मिलकर उसके पुरस्कार अलूम के बारे में जानकर ये उम्मीद की जा सकती थी कि मेरा सुराग लगाने में कामयाब हो सकती है। मोहम्मद खातून ने कहा, मैंने टेलीपैथी जानने वाले 2 कैदियों का जिक्र किया है। हमारे शहर में एक तीसरी ख्याल खुआनी करने वाली भी है। उसने यहाँ की पुलिस और इंटेलिजेंस वालों से कहा है कि वो अमरीकी दबाव में आकर उनके टेलीपैथी जानने वालों को वापस ना करें। वो अमरीकी अकाबरीन से निमट लेगी और ये ताकीद किया है कि रास्पुटीन को हमेशा जख्मी और बीमार बनाकर रखा जाए, वरना वो किसी वक्त भी उनकी कैद से फरार हो जाएगा। वह हुकूमत मिस्र को हौसला दे रही है। इसी शहर में रूपोश है। कैदी टेलीपैथी जानने वालों से मालूम हुआ है कि वो मिस अननाउन कहलाती है। आला बीबी ने पूछा कि आप उस तीसरी का सुराग नहीं लगा सकती, उसे अपने काबू में नहीं कर सकती? वो बोली, जब तक कोई दुश्मनी ना करे तब तक मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। वो 2 कैदी मुझे और मेरे मुल्क के अहम अफराद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए मैं उनकी मुखालिफ हूँ। वो तीसरी मेरे मुल्क की खातिर सुपर पावर अमेरिका से टकराने का हौसला रखती है। मैं उसकी इज्जत करती रहूंगी। आप जिसकी इज्जत करती हैं उससे मिलना नहीं चाहेंगी? अगर वो मिलना चाहे तो मैं उसे गले लगा लूंगी। आला बीबी अपनी जगह से उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके पास आई, फिर उसके सामने घुटने टेक कर बोली, मैं आ गई, मुझे गले लगा लें। फरमान ने चौंक कर उसे देखा। बिनते हमारा हंसकर उठ खड़ी हुई, फिर उसे उठाकर गले से लगाया और कहा, मेरी जान, मैं जानती हूँ तुम फरहाद अली तैमूर की बेटी आला बीबी हो। उसने हैरानी से पूछा, आप कैसे जानती हैं? वो बोली, तुमने मेरे ख्यालात पढ़े थे। तुम्हें मालूम हुआ था कि मेरे पास पुरस्कार अलूम से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों साल पुराने नुस्खे हैं, लेकिन मेरे चोर ख्यालात ने ये नहीं बताया कि वो पुरस्कार अलूम क्या हैं। क्या हैं? क्या अब बताएंगी? कि ये अलूम बहुत पेचीदा हैं, तुम समझ नहीं पाओगी। इतना समझ लो कि उन अलूम के ज़रिए मेरा दिमाग फौलाती है। कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला मुझे दिमागी तौर पर कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मेरे दिमाग को कमज़ोर बनाने या मुझे मार डालने की साजिश की जाएगी तो मुझे पहले से खबर हो जाएगी। वाला बीबी को अपने साथ सोफे पर बिठाते हुए बोली, ऐसे ही पुरस्कार अलूम के जरिए अपने जिस्म को बुलेट प्रूफ बना लिया है। मुझे गोली मारी जाए या किसी और हथियार से हमले किए जाएं तो मुझे तबई मौत से पहले मौत नहीं आएगी। कितना ही गहरा जख्म लगे वो चंद सेकंड में भर जाता है। यह आप बता चुकी हैं, लेकिन आप मेरे और पापा के बारे में कैसे जानती हैं? उसी कदीम नुस्खे में टेलीपैथी का भी इल्म है। मैं ये लंबी हासिल कर चुकी हूँ और अपनी ख्याल खुआनी की तकनीक पर ऐसा अमल किया जिसके नतीजे में योगा के माहिरीन भी मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर पाते हैं। उसने आला बीबी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम्हें भी योगा में महारत हासिल है, लेकिन तुम मेरी सोच की लहरों को महसूस ना कर सकी।
मैंने तुम्हारे ख्यालात पढ़कर तुम्हारी असलियत मालूम की है। आला बीबी मायूस हुई। ये सुनकर शकीस तो खुर्दा सी हो गई कि वो मुअम्मर खातून उसके अंदर रहकर उसके ख्यालात पढ़ती रही और वो बेखबर रही। कोई चोरी से अंदर घुस आए और सारे राज मालूम कर ले तो वो राज चुराने वाला दुश्मन लगता है। लेकिन मुअम्मर खातून इतनी मोहब्बत और ममता से पेश आ रही थी कि उसे दुश्मन नहीं कहा जा सकता था। उसकी मोहब्बत और ममता में कोई बनावट और दिखावा नहीं था। इसके बावजूद कोई अपना सगा भी हमारे राज तक पहुंचे तो शिकायत होती है। वो बोली, आप मुझे माँ का प्यार दे रही हैं, फिर भी मुझे ये अच्छा नहीं लगा। आप मेरी लालमी में मेरे ख्यालात पढ़ती रहीं। बिनती अमारा ने कहा, मुझे माँ कह रही हो तो यकीन करो, मैंने सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे पापा का नाम मालूम किया है। इसके बाद तुम्हारे चोर ख्यालात नहीं पड़े और ये एक माँ का वादा है। आइंदा तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हारे दिमाग में नहीं आऊँगी। आला बीबी थैंक यू मामा कहती हुई उससे लिपट गई। फरमान ने कहा, तुम टेलीपैथी के शहनशाह फरहाद अली तैमूर की साहबजादी हो और हमारे दरमियान बैठी हुई हो। इस वक्त तुम्हारी असलियत मालूम करके और अपने करीब देखकर जो खुशी हासिल हो रही है उसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकूंगा। आला बीबी ने उसे मुस्कुरा कर देखा, फिर बिनते हमारा से कहा, आपको मेरे पापा का नाम और तारीख पैदाइश मालूम हो चुकी है। प्लीज़ आप जल्द से जल्द मालूम करें कि वो कहाँ हैं। मैं जायचा बनाकर मालूम करूंगी। इल्मे रमल से भी काम लूंगी। इसमें एक आध घंटा सरफ होगा। यहाँ बैठकर बोर होने से बेहतर है फरमान के साथ आउटिंग के लिए जाओ, तफरी करो। 1 घंटे बाद ख्याल खानी के जरिए रब्ता करोगी तो मैं कुछ बता सकूंगी। फरमान के मन की मुराद पूरी हो गई। वो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहता था। उससे बहुत सी बातें करना चाहता था। वो दोनों बिनते हमारा से रुखसत होकर मकान के बाहर कार के पास आए। फरमान ने पूछा, क्या मैं ड्राइव करूं? वो मुस्कुरा कर बोली, अगर जहमत ना हो तो ड्राइव करो, मैं थोड़ी देर तक ख्याल ख्वानी करूंगी। वो कार की अगली सीटों पर बैठ गई। फरमान कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोला, अगर तुम ख्याल ख्वानी करती रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ रहने के बावजूद तनहा तनहा सा रहूंगा। मैं सिर्फ चंद मिनट तक ख्याल ख्वानी करूंगी, उसके बाद तुम तन्हाई महसूस नहीं करोगे। वो रासपुटीन के अंदर पहुंचना चाहती थी लेकिन उसने सांस रोक ली, उसे आने नहीं दिया। इसका मतलब यह था कि वो चंद घंटों में दिमागी तवानाई हासिल कर चुका था। गोली का जो जख्म लगा था उसकी तकलीफ कम हो गई थी। आला बीबी जेलर के अंदर पहुंची। वह जेल से कई किलोमीटर दूर सड़क पर जख्मी पड़ा था। उसके ख्यालात ने बताया कि रासपुटीन आनी सलाखों से निकलकर उसके ऑफिस में आया था, फिर उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसका रिवॉल्वर उससे लिया था। दूसरे अफसरान और सिपाही उसे रोक ना सके। उसने धमकी दी थी कि कोई उसके रास्ते की रुकावट बनेगा तो वो जेलर को गोली मार देगा। वो उसे जेल की गाड़ी में यरगमाल बनाकर ले गया। अपने अफसर की सलामती की खातिर मुसल्ला सिपाहियों ने उसे नहीं रोका। वो गाड़ी ड्राइव करता हुआ कई किलोमीटर दूर जाकर रुक गया। जेलर को गाड़ी के बाहर धक्का देकर बोला, जाओ दफा हो जाओ। जेलर वहां से भागता हुआ बोला, मैं तुम्हें फरार नहीं होने दूंगा, अभी इस शहर की नाकाबंदी कराऊंगा। रासपुटीन ने उसकी एक टांग पर गोली मारी, फिर दूसरी टांग को जख्मी किया और कहा, इसी बेराने में पड़े रहो, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। उसने आगे जाकर जेल की गाड़ी छोड़ दी थी, फिर पता नहीं इतने बड़े शहर में कहाँ गुम हो गया था। आला बीबी ने जब उसके अंदर पहुंचना चाहा, उसने सांस रोककर उसे भगा दिया। वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगी, कम वक्त हाथ से निकला जा रहा है, इस शहर से निकल जाएगा तो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। पुलिस और इंटेलिजेंस वाले पूरे शहर की नाकाबंदी कर रहे थे और सिपाहियों को ताकीद कर रहे थे कि जहां कहीं एक लंगड़ा शख्स दिखाई दे और वह अपने बचाव के लिए टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल करे तो उसे फौरन गोली मार दी जाए। वो ख्याल ख्वानी के जरिए सुन रहा था और अहकामात देने वाले अफसरान के दिमागों में जलजले पैदा कर रहा था। कितने ही अफसरान को अपने अपने रिवॉल्वर से खुदकुशी करने पर मजबूर कर चुका था। उसकी ऐसी जालिमाना कार्रवाइयों से तमाम बड़े अफसरों और अहदेदारों पर दहशत तारी हो रही थी। फिर उसने मुकामी टीवी चैनल के एक इंचार्ज को ट्रैप किया। वो इंचार्ज कैमरे के सामने आकर उस मुल्क के तमाम टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। इस मुल्क के अकाबरीन को मुखातिब करके कहने लगा, मैं रासपुटीन हूँ, इस इंचार्ज के दिमाग में घुसकर इसकी ज़ुबान से बोल रहा हूँ। यहाँ के आला हुकाम और फौज के आला अफसरान से मुखातिब हूँ। वो सब देख रहे होंगे कि जो लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए तलाश कर रहे हैं उन सबको खुदकुशी करने पर मजबूर करते हुए मौत के घाट उतार रहा हूँ। आला बीबी ने उस इंचार्ज के अंदर पहुंचकर कहा, रासपुटीन, शैतान ना बनो, बेगुनाह अफसरान को ना मारो। तो फिर इन्हें समझाओ कि वो शहर की नाकाबंदी ना करें, किसी लंगड़े को ना गिरफ्तार करें और ना ही गोली मारें। तुम जितनी भी पाबंदियां लगाओ पकड़े जाओगे, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। तुमसे तो मैं अच्छी तरह निमट लूंगा, अभी इन लोगों से निमट रहा हूँ। फिर वो कैमरे के सामने बोलने लगा, मैं हुक्म देता हूँ कि तमाम सिपाही और जासूस अपने घरों में बैठ जाएं, कोई बाहर ना निकले। यहाँ के अवाम से कहता हूँ वो कोई हथियार लेकर ना निकले। जिसके पास हथियार होगा मैं उसे उसी के हथियार से खुदकुशी करने पर मजबूर कर दूंगा। जब से वो दो टेलीपैथी जाने वाले गिरफ्तार हुए थे तब से पूरे शहर और पूरे मुल्क में यह बहस आम थी कि टेलीपैथी कितना खतरनाक इल्म है और वो दो कैदी किसी वक्त भी हुकूमत के लिए मुसीबत बन सकती हैं। अब वो एक टीवी चैनल से उस मुल्क की इंतजामिया को चैलेंज कर रहा था। कितने अफसरान को मौत के घाट उतार चुका था और अभी कई आला हुकाम और फौज के आला अफसरान को मार डालने की धमकी दे रहा था।
और ये सब देख रहे थे कि वो अपनी धमकियों पर अमल भी कर रहा है। पूरे शहर में दहशत तारी हो गई। औरतें और बच्चे घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकल रहे थे। ज़रूरत के तहत बाहर निकलने वालों की तादाद कम हो गई थी। अखबार के ज़मीन में शाये हो रहे थे। प्रेस वाले हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि वो अवाम को एक पागल टेलीपैथी जानने वाले से फ़ौरन निजात दिलाए। वो इंचार्ज जो रासपुटीन का अहलकार बना हुआ था, स्क्रीन पर नज़र आ रहा था। हुकूमत का एक नुमाइंदा उसके पास आकर बोला, हम तुम्हारे मुतालबात तस्लीम करते हैं। शहर की नाकाबंदी ख़त्म की जा रही है। सुबह होने तक पुलिस और जासूस अपने घरों से नहीं निकलेंगे। तुम सुबह तक हमारे मुल्क से बाहर चले जाओ। आला बीबी ने उस नुमाइंदे के जरिए कहा, मैं रासपुटीन की दुश्मन अननाउन बोल रही हूँ। यहाँ की हुकूमत और अवाम से कहती हूँ वो खौफजदा ना हो। मैं चंद घंटों में इसे जिंदा गिरफ्तार करूंगी या फिर वो कहीं मुर्दा पाया जाएगा। रासपुटीन ने कहा, नाउन, मुझे मार डालने की धमकी ना दो। एक दिन सभी मरते हैं, मैं भी मरूंगा, लेकिन यहाँ मरने से पहले यहाँ के आला हुकाम और फौज के आला अफसरान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जवाब दो, क्या तुम इन्हें मरते हुए देखना चाहोगी? वो बोली, हरगिज नहीं। मैं इनकी सलामती की खातिर तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगी, लेकिन तुम इस मुल्क से फौरन चले जाओ। वह दिमागी तौर पर उस कार में हाजिर हो गई जिसे फरमान मिस्री ड्राइव कर रहा था। इस वक्त गाड़ी फुटपाथ के किनारे रुकी हुई थी। उसे बड़े प्यार से देख रहा था। वो बोली, सॉरी, मैं चंद मिनट के लिए ख्याल खोनी करना चाहती थी, लेकिन वहाँ मामला बिगड़ गया। रासपुटीन जेल से फरार होकर इस मुल्क के काबरीन के लिए मौत बन गए। फरमान ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। हमें उस खतरनाक मफरूर को तलाश करना चाहिए। वो एयरपोर्ट या सी पोर्ट की तरफ ज़रूर जाएगा। उसका रास्ता रोका जाएगा तो वो यहाँ के कई अकाबरीन को मार डालेगा। बेहतर है वो मुल्क से बाहर जाए। फिर मैं उसे ट्रैप करूंगी। हमारी मामा बिनते हमारा उसके अंदर पहुंचकर मालूम कर लेंगी कि वह इस मुल्क से निकलकर कहाँ जा रहा है। मामा ने कहा था तुम 1-1.5 घंटे बाद उनसे रब्ता कर सकती हो। अब तो 2 घंटे गुजर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे पापा के बारे में कुछ मालूम किया होगा। मैं अभी उनके पास जा रही हूँ। वो ख्याल ख्वानी के जरिए बिनते हमारा के पास आई। उसने कहा, ओ बेटी, मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी। फरमान के ख्यालात ने बताया कि तुम ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ हो। फिर तुमने उसे बताया कि रासपुटीन दिमागी तवानाई हासिल करते ही जेल से फरार होकर हमारे मुल्क के हुकाम और अवाम के लिए दहशत बन चुका है। मैंने सोचा था कि आपको उसके फरार होने की इतला दूंगी। आप किसी रोक टोक के बगैर उसके दिमाग में पहुंचकर उसे फिर मेरा गुलाम बना देंगी। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। हम थोड़ी देर बाद रासपुटीन से निमट लेंगे। मैंने तुम्हारे पापा का जायचा तैयार किया है। हरूफ के अदाद और ताश के पत्तों से भी मालूमात हासिल कर रही हूँ। मैं ऐसलूम के जरिए कभी नाकाम नहीं होती, लेकिन इस बार एक रुकावट है। कैसी रुकावट मामा? जहाँ तुम्हारे पापा हैं वहाँ भी कोई पुरस्कार अलूम जानने वाला है। वो कौन है, कहाँ है, ये मालूम करने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें कुछ वक्त लगेगा। ओ गॉड, किसी पुरस्कार अलूम जानने वाले ने पापा को सहरज़दा कर रखा है। इसीलिए वो अपनी आवाज़ और लबो लहजे के साथ गुम हो गए हैं। आप कब तक मालूम कर सकेंगी? मैं कह नहीं सकती। एक दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है। वो पुरस्कार अलूम जानने वाला बहुत ज़बरदस्त है। मुझे बड़ी मेहनत करनी होगी। मामा, मेरी बेचैनी बढ़ गई है। मैं तुम्हारी बेचैनी और तुम्हारे जज्बात को समझ रही हूँ। ज़रा तहम्मुल से काम लो। मैं तुम्हारे पापा तक तुम्हें ज़रूर पहुँचाऊँगी। अभी मेरे अंदर रहो, मैं तुम्हें रासपुटीन के पास पहुँचा रही हूँ। रासपुटीन के बारे में यही राय कायम की जा रही थी कि वो जल्द अज जल्द इस शहर और इस मुल्क से दूर चला जाएगा, लेकिन वो शहर के मुजाफात में था। एक बड़े से बंगले में घुसकर वहाँ जवान बेवा औरत को अपने काबू में कर चुका था। इस बेवा औरत का नाम हाला आफ्ताब था। हाला उससे सहमी हुई थी। वह टीवी पर देख चुकी थी कि वो बहुत खतरनाक है। कई अफसरान को कत्ल कर चुका है और आइंदा भी वो इस बंगले में छुपकर तकरीबी कार्रवाइयाँ करने वाला है। उसने जेल से फरार होकर फैसला किया था कि उसे इसी शहर में कहीं छुपकर रहना चाहिए। वो बाहर निकलेगा तो लंगड़ाकर चलने के बायस पहचान लिया जाएगा। मिस अननाउन के अलावा अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले पता नहीं कितने लोगों को आलाकार बनाकर एयरपोर्ट, सी पोर्ट और हाईवे पर तलाश कर रहे होंगे। वो तो उसे देखते ही पहली गोली मारकर जख्मी करेंगे, फिर उसके अंदर आकर उसके रासपुटीन होने की तस्दीक करेंगे। इसके बाद उसे अपना गुलाम बनाएंगे या हमेशा के लिए उसका किस्सा तमाम कर देंगे। आला बीबी बिनते हमारा के अंदर थी, इसलिए रासपुटीन आला बीबी की मौजूदगी को समझ नहीं पा रहा था। और ये बिनते हमारा की ख्याल खानी की गैर मामूली तकनीक थी कि उसकी सोच की लहरों को कोई भी टेलीपैथी जानने वाला या कोई भी योगा का माहिर महसूस नहीं कर पाता था। अपने अंदर उसकी मौजूदगी से बेखबर रहता था। रासपुटीन भी बेखबर था। वो उस बेवा हाल आफ्ताब से कह रहा था, मुझे भूख लगी है, फौरन खाना लाओ। कोई चालाकी ना दिखाना। तुम ये देख चुकी हो कि मैं तुम्हारे दिमाग में घुसा रहता हूँ। तुम मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकोगी। वो खाना गर्म करने किचन में आई। वो उसके पीछे पीछे आया। चूंकि वहाँ की पुलिस और हुक्मरानों से निमट रहा था, इसलिए हाला पर तनवी में अमल करके अपनी मामूला बनाने का मौका नहीं मिल रहा था, जबकि ये ज़रूरी था। वहाँ कुछ अरसे तक महफूज रहने के लिए बिनते अमारा ने आला बीबी से पूछा,
तुम उस कमबख्त के साथ कैसा सलूक करना चाहती हो? उसे जान से नहीं मारना चाहती, उसकी ज़िंदगी को मौत से बदतर बना देना चाहती हूँ। फिर तो उसे अंदेशों में मुब्तला रखना चाहिए। आज उसकी नींद हराम की जाए। हाला ने मेज़ पर उसके लिए खाना ला कर रखा। वो बोला, मेरे सामने बैठो और मेरे सामने रहा करो। तुम्हारे दूर के रिश्तेदार हैं, कुछ शनासा भी हैं, उन्हें फ़ोन करो और कहो तुम अभी कुछ दिनों के लिए सिकंदरिया या किसी दूसरे शहर जा रही हो, लिहाजा यहाँ कोई ना आए और ना ही फ़ोन करे। ये बंगला मुकफ्फल रहेगा। वो ये कहते हुए लुकमा उठाकर मुंह की तरफ ले जाना चाहता था, लेकिन वो नाक से जाकर लग गया। हाला बेख्तियार हंस पड़ी। उसने झींक कर देखा, फिर उस लुकमे को मुंह में रखकर चबाने लगा। उसका ख्याल था कि बेख्याली में ऐसा हो गया है, लेकिन उसने दूसरा लुकमा उठाया तो वो भी नाक से जाकर लग गया। हाला फिर हंसने लगी। उसे हाला पर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन वो तशवीश में मुब्तला हो गया। सोचने लगा, मेरा ज़हन काबू में क्यों नहीं है? ऐसा बार बार क्यों हुआ? उसने तीसरी बार बहुत तवज्जो से लुकमा उठाया, फिर ठीक उसे मुंह में ले गया, लेकिन उसे चबाने के बाद प्लेट में उगल दिया। हाला ने मुंह बनाकर कहा, तौबा है, ये क्या कर रहे हो? उसने हैरानी से सोचा, जिस प्लेट में खा रहा हूं उसमें क्यों उगल दिया? खाना लजीज है, उगलने की वजह भी नहीं है। वो परेशान होकर सोचने लगा कि अपने मजाज के खिलाफ ऐसा क्यों कर रहे। यूं सोचते सोचते उसने उगला हुआ लुकमा उठाकर मुंह में रख लिया। उसे निगलने लगा। हाला को कराहियत महसूस हुई, उसे उबकाई आने लगी। वह फौरन उठकर वॉशरूम में चली गई। जब रासपुटीन को इस हमाकत का एहसास हुआ तो वो खुद भी क्या करने लगा। तेजी से चलता हुआ वॉशरूम में आया। हाला को एक तरफ धक्का देकर वॉश बेसन पर झुक गया। झुकते उसका सर नलके से टकरा गया। ऐसी जोर की चोट लगी थी कि सर चकरा गया। वहीं वॉश बेसन पर झुककर सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? सर चकराता रहे तो सोचने और गौर करने से भी असल बात समझ में नहीं आती। वो ना समझने के बावजूद समझ रहा था, लेकिन यकीन नहीं आ रहा था कि कोई चुपचाप उसके अंदर मौजूद है और वो उसे महसूस नहीं कर रहा है। वो बहुत ज़बरदस्त योगा का माहिर था, फिर उसमें यह गैर मामूली सलाहियत थी कि ज़ख्मी होने और कमज़ोरियों में मुब्तला होने के बावजूद चंद घंटों में उसकी दिमागी तवानाई बहाल हो जाती थी। फिर वो पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेता था और ख्याल होने के काबिल भी हो जाता था। वो ख्याल ख्वानी करता हुआ जेल से फरार हुआ था और वहाँ के हुक्मरानों को अपने दबाव में ला चुका था। ये सब कुछ दिमागी तवानाई के बहाल होने के बायस हुआ था और इसी दिमागी तवानाई से वो पराई सोच की लहरों को महसूस कर सकता था। फिर वो दिमाग बेकाबू क्यों हो रहा था? ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो बेतुकी हरकतें क्यों कर रहा है। जहनी रो बहक रही थी, मगर क्यों बहक रही थी? इसकी कोई वजह तो होनी चाहिए। बस एक ही वजह समझ में आ रही थी। जो बात माकूल होती है वही समझ में आती है। माकूल अंदेशा एक ही था कि कोई उसके अंदर घुस आया है, वही उसे बेतुकी हरकतें करा रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता था कि वो अचानक ही पागलपन की तरफ माइल हो रहा हो और अपने पागलपन को समझ भी रहा हो। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में वॉशरूम से बाहर निकलकर बेडरूम में आया। वहां बिस्तर के सिरे पर बैठकर सोच के जरिए बोला, कौन हो तुम? वह इंतजार करने लगा। जवाब नहीं मिल रहा था। उसने फिर पूछा, कौन हो तुम? फिर वही खामोशी, गहरा सन्नाटा। वही अंदेशे, कोई मौजूद है? नहीं, कोई नहीं है। मैं पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेता हूँ। मेरे अंदर कोई होता तो मैं उसे महसूस कर लेता। आइंदा मैं देखूंगा कि मुझसे कोई बेतुकी हरकत होगी या नहीं। वो उठकर टहलने लगा। हाल्ला दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। वो बोला, इधर आओ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे सीने से लगो, मुझे प्यार करो, मेरा दिल बहलाओ। वो बोली, प्लीज़ मुझसे ऐसी बातें ना करो। मैंने बेवा होने के बाद कभी किसी मर्द को अपने करीब नहीं आने दिया। तुम जब तक चाहो मेरे घर में रहो, लेकिन मुझे बुरी नीयत से ना देखो। ज़्यादा पारसा ना बन। देख अभी कैसे मेरे पास आकर गले लगेगी। वो उसके अंदर पहुंच गया। वो मजबूर होकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई करीब आने लगी। उसने हंसते हुए कहा, यह मेरी टेलीपैथी का कमाल है। जिसे चाहता हूँ उसे अपनी आगोश में बुला लेता हूँ। लेकिन तू वहीं रुक जा, तू मेरी बहन है। वो रुक गई, खुश हो गई। ये परेशान हो गया कि अचानक उसे बहन क्यों कह रहा है। फिर वो संभल कर बोला, नहीं, तू मेरी बहन नहीं है। तेरी जवानी मुझे खुश करने के लिए है। वहाँ क्यों खड़ी है? चल भाग यहाँ से। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। वो कमरे से बाहर भाग गई। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक किया, फिर इधर उधर देखकर बोला, अरे ये कहाँ चली गई? कोई इसे मुझसे छीन रहा है। वो उसके दिमाग में पहुंचकर बोला, तू बाहर क्यों चली गई? तूने मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा था। अब नहीं कहूंगा, अंदर आ जा। वह दरवाजे के पास आई, इसे खोलने की कोशिश करने लगी। उसने पूछा, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है? तुमने अंदर से बंद कर रखा है। उसने चौंक कर दरवाजे को खोला। वह मुकफ्फल था। उसकी सोच ने कहा, यह क्या हो रहा है? मैंने उसे बहन कह दिया, कमरे से भगा दिया, अब दरवाज़ा बंद करके उसे अंदर आने को कह रहा हूँ। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? उसने आगे बढ़कर दरवाजे के ऊपर ही चिटखनी लगाई, फिर लॉक खोलकर बोला, अब तुम आ सकती हो। हाला ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, फिर बोली, तुमने अंदर से बंद कर रखा है। उसने ऊपर चिटखनी लगी हुई देखी। अब उसे यकीन हो गया कि वो किसी के जेर असर आ गया। वो एकदम से ढीला पड़ गया, एक सोफे पर झाग की तरह बैठ गया। बड़े ही शिकस्त खुर्दा अंदाज में सोच के जरिए बोला, कौन हो तुम? फॉर गॉड सेक खामोश ना रहो।
तुम मुझ पर हावी हो चुके हो। जब चाहोगे अपना मामूल बना लोगे, फिर छुपने की क्या ज़रूरत है? प्लीज़ कुछ बोलो। तुम नहीं बोलोगे तब भी यही समझता रहूंगा कि किसी के ज़ेर असर आ गया हूँ। वह जवाब का इंतज़ार करने लगा। कर में मुब्तला होने लगा। उसके अंदर कोई नहीं बोल रहा था। गहरी तवील खामोशी थी। उसे गुस्सा आने लगा। वह झुंझला कर बोला, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं कभी यकीन नहीं करूंगा कि तुम मौजूद नहीं हो। तुम हो कुत्ते कमीने, तुम हो। मेरे अंदर रहकर खामोश ना रहो, बोलो बोलो, वरना गंदी गंदी गालियां दूंगा। वह जुनून में आकर चीखने लगा, फिर एकदम से चुप हो गया। बंद दरवाजे के बाहर हाला के कहके सुनाई दे रहे थे। वो सोफे से उठकर बोला, एक कुतिया क्यों हंस रही है? वो बोली, चुप कुत्ते के बच्चे, समझने की कोशिश कर। मैंने किस तरह तुझे इस कमरे में कैद कर दिया। अब तू यहाँ से निकल नहीं पाएगा। वह दौड़ता हुआ दरवाजे के पास आया। उसे लॉक करने के बाद चिटकनी नीचे गिराई, फिर इसे खोला तो वह नहीं खुला। उसने लॉक को देखा तो गलती मालूम हुई। लॉक करने के बाद चिटकनी हटाने से दरवाज़ा नहीं खुल सकता था। इस बार उसने चिटकनी चढ़ाकर लॉक को खोला, फिर दरवाजे को खोलना चाहा। वो बदस्तूर बंद रहा। हाला ने कहका लगाकर कहा, तू ऐसा कैदी है जो खुद ही बाहर निकलने का रास्ता बंद कर रहा है। तू इस कमरे से बाहर नहीं आ सकेगा। मैं दरवाजे को बाहर से भी बंद कर रही हूँ। इसे टेलीपैथी के जरिए खोल सकता है तो खोल ले। उसने चिटकनी गिराकर लॉक को खोलकर दरवाजे को खोलना चाहा तो उसे बाहर से बंद किया जा चुका था। वो झुंझलाकर ख्याल खानी के जरिए हाला के अंदर पहुंचा तो उसने सांस रोक ली। वो बार बार उसके अंदर जाने लगा। वो बार बार सांस रोककर उसे भगाने लगी। फिर हंसते हुए बोली, ये तुम्हारी बदनसीबी है। तुम पनाह लेने मेरे पास आए, मेरे ख्यालात पढ़कर भी ये मालूम ना कर सके कि मैं विच डॉक्टर हूँ। पुरस्रार अलूम जानती हूँ। मैं तुम्हें पुलिस और इंटेलिजेंस वालों के हवाले नहीं करूंगी। तुम्हें अपना गुलाम बनाकर तुम्हारी टेलीपैथी से फायदा उठाती रहूंगी। वो गुस्से से दरवाजे को लाते मारने लगा। हंसते हुए बोली, तुम सर टकराते रहो, तब भी दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मैं जा रही हूँ। फिर किसी वक्त आकर तुम पर तनमीमी अमल करूंगी। बाहर खामोशी छा गई। उसकी अकल ने समझाया, चीखने चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। ठंडे दिमाग से अपने हालात पर गौर करना होगा। यहाँ से निकल भागने की तदबीर करनी होगी। लेकिन तदबीर कैसे करूँ? हाला बिच डॉक्टर है। ये अपने पुरस्रार अलूम से मुझे उल्लू बनाती रही, मुझसे बेतुकी हरकतें कराती रही। क्या वाकई ये मेरे दिमाग में आती है? उसने सोच के जरिए मुखातिब किया, हाला, क्या तुम मेरे अंदर हो? क्या तुम टेलीपैथी जानती हो? जब तुमने ये बता दिया कि विच डॉक्टर हो तो और कुछ ना छुपाओ। बोलो हाला, बोलो। उसे जवाब नहीं मिला। अब उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। वो बड़े सब्र और तहम्मुल से निजात हासिल करने की तदबीरें सोचने लगा। सोचने के दौरान में ये बात खटक रही थी कि वो दिमाग में क्यों नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो अपनी मर्जी के मुताबिक कैसे नचा रही है? क्या वो टेलीपैथी के जरिए नहीं, किसी पुरस्रार इलम के जरिए ऐसा कर रही है? बिनते अमारा ने आला बीबी से कहा, इस कम वक्त को उलझते रहने दो। मैं फिर फुर्सत से आऊंगी और उसे तिगनी का नाच नचाती रहूंगी। आला बीबी ने कहा, रात गुजरती जा रही है, आप आराम करें। उसने दिमागी तौर पर हाजिर होकर फरमान से कहा, मैं मामा के साथ मसरूफ थी, तुम बोर होते रहे। वो बड़े प्यार से बोला, मेरे लिए यही बहुत है कि तुम मेरे करीब हो। वो उसके प्यार के अंदाज को नज़रअंदाज कर रही थी। उसने कहा, बस एक मसरूफियत और है। मैं 15-20 मिनट में वापस आकर तुमसे बातें करूंगी। हम कुछ खाएंगे, मुझे भूख लग रही है। वो हाला के दिमाग में पहुंच गई। उसे रासपुटीन से बचाए रखना बहुत ज़रूरी था। उसने उसे थपक थपक कर सुला दिया। एक मुख्तसर से तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग को लॉक कर दिया ताकि रासपुटीन उसके अंदर ना पहुंच सके। मैं सर उठाए आसमान की तरफ देख रहा था। एक हेलीकॉप्टर परवाज करता हुआ महल के चारों तरफ गर्दिश कर रहा था। टीना मेरे साथ हेलीपैड से दूर खड़ी हुई थी। मैं मोबाइल फ़ोन कान से लगाए कुमारी पूजा कल्याणी से बातें कर रहा था। वो हेलीकॉप्टर में थी और अब महल के हेलीपैड पर उतर रही थी। मेरे पास आने के लिए बेचैन हो रही थी। मैं उससे ज़्यादा बेचैन था। वो मेरी महबूबा थी। उससे मेरी शादी होने वाली थी और मैं उसे भूला हुआ था। मुझे उसकी सूरत शक्ल भी याद नहीं थी। मैं देखना चाहता था वो कैसी है, क्या मेरे मजाज और म्यार के मुताबिक है। हेलीकॉप्टर नीचे उतर गया। गर्दिश करता हुआ पंखा आहिस्ता आहिस्ता थमने लगा। उसका स्लाइडिंग दरवाज़ा खुला तो वो दूर से दिखाई दी। वो मुस्कुराती हुई हेलीकॉप्टर से बाहर आई। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो दोनों बाहें फैलाए तकरीबन दौड़ते हुए मुझसे आकर लिपट गई। गले लगने से उसकी धड़कनों ने बताया वो भरपूर है। एक महंगे इंपोर्टेड परफ्यूम में बसी हुई थी। सांसों में महक रही थी। साड़ी इतनी खूबसूरती से पहनी थी कि बदन की जरखेजी कहीं डूब रही थी, कहीं उभर रही थी। गले लगने के बायस उसका मुंह दूसरी तरफ था। मैंने कहा, सॉरी पूजा, तुम्हें बाजू में समेटकर याद नहीं आ रहा है कि हम पहले भी इतनी मोहब्बत से मिलते रहे हैं? वो बोली, कोई बात नहीं, अपने जहन पर जोर न डालो, रफ्ता रफ्ता सब याद आ जाएगा। मैं प्यार से और अपनी अदाओं से तुम्हें याद दिलाती रहूंगी। मुझे तो तुम्हारा चेहरा भी याद नहीं है, अपनी सूरत तो दिखाओ। वो मेरे सीने से अलग हो गई। अपना चेहरा मेरी निगाहों के सामने ले आई। बड़ी बड़ी सी आंखें कमल की तरह खुलकर मुस्कुरा रही थीं। लो देखो कैसी लगती हूँ। खूबसूरत हो। आंखें कमल है तो होंठ गुलाब, चेहरा आफताब है, रात को माहताब होता होगा। तुम इतना हुस्न लेकर इस जजीरे में तन्हा रहती हो, कोई तुम्हें उठाकर नहीं ले जाता। मैं तन्हा नहीं रहती, तुम हमेशा साथ रहते हो।
मेरे जिस्म जान के मुहाफिज हो, किसकी मजाल है कि मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे। शायद तुम दुनिया के पहले मुहाफिज हो जो किसी हथियार के बगैर मेरी हिफाजत करते हो। हथियार के बगैर हिफाजत करता हूँ, वो कैसे? क्या टीना ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम टेलीपैथी जानते हो? हाँ, बताया था। मैं कई बार ख्याल खोने की कोशिशें कर चुका हूँ और नाकाम रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं आता कि मुझे टेलीपैथी जैसा इल्म आता है। यकीन आ जाएगा, तुम जल्दी खुद ब खुद ख्याल खोनी करने लगोगे। उसने चेहरे को और करीब किया, फिर कहा, तुम मुझे गले लगाते ही प्यार करते हो, तुम्हें याद दिला रही हूँ। मैंने हिचकिचाते हुए आसपास देखा। एक तरफ टीना खड़ी हुई थी, दूसरी तरफ दो मुसल्लह शख्स यूं मुस्ताद दिखाई दे रहे थे जैसे किसी हुक्म के मुंतजिर हों। वो हमसे दूर थे, हमारी बातें नहीं सुन सकते थे। वो बोली, प्यार क्यों नहीं करते? मैं झिझक रहा था। मैंने कहा, अंदर चलो, सब देख रहे हैं। देखने दो, सब हमारी दासियां और गुलाम हैं। जब तुम मुझे सबके सामने प्यार करते हो तो मुझे अच्छा लगता है और मैं मगरूर हो जाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता। अंदर चलो। क्या मेरी बात नहीं मानोगे? क्या तुम ज़बरदस्ती बात मनवाती हो? अगरचे मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मेरी अना, मेरा मजाज और मेरी मर्दानगी कहती है औरत से अपनी बात मनवानी चाहिए। चलो। मैंने उसके बाजू को सख्ती से पकड़ा। वो एक हाई के साथ बोली, तुम्हारा यही अंदाज मुझे मार डालता है। मैंने आगे बढ़ते हुए खींचा। वो खींचती हुई मेरे साथ चलने लगी। मैंने पूछा, ये दो मुसल्लह शख्स कौन है? हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? उसने पलट कर एक की तरफ इशारा किया, ये जादेव है। जब मैं तुमसे दूर जजीरे से बाहर जाती हूँ तो ये मेरा मुहाफिज बनकर साथ रहता है। लोमड़ी की तरह चालाक, चीते की तरह फुर्तीला और हाथी की तरह ताकतवर है। मैंने कहा, यानी ये इंसान नहीं, जानवर है? वो गुस्से से घुराकर मेरी तरफ बढ़ा। पूजा ने डांट कर कहा, जादेव रुक जाओ। वो रुक गया। गुस्से से बोला, ये मेरी इंसल्ट कर रहा है। ये तुम्हारे मालिक हैं, पीछे जाओ। वो पीछे हट गया। पूजा ने मुझसे कहा, माइंड ना करो, मैं इसे बहुत अरसे बाद जजीरे में लाई हूँ। ये पहली बार तुम्हें देख रहा है, आगे चलकर तुमसे मानूस हो जाएगा। वो दूसरे मुसल्लह शख्स की तरफ इशारा करते हुए बोली, यह हरदेव है, मेरा नया बॉडीगार्ड। मैं किसी नए और अजनबी शख्स पर भरोसा नहीं करती। जादेव ने इसकी जमानत दी है और मैं जादेव पर अंधा एतमाद करती हूँ। मैंने कहा, तुम अभी मुझे अपना मुहाफिज कह रही थी। ये दोनों मेरी जान के मुहाफिज हैं और तुम जिस्म जान के मुहाफिज हो। ये यहाँ कभी कभी आते हैं तो मेरे साथ दिन रात रहते हो। उसने दोनों से कहा, जाओ आराम करो, ज़रूरत होगी तो बुलाऊंगी। वो चले गए। टीना हमारे साथ बेडरूम के दरवाजे तक आई। उसने हमारे लिए दरवाज़ा खोला। हम अंदर आए। उसने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। पूजा ने मेरी गर्दन में बाहें डालकर कहा, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। मैंने उस पर झुकते हुए कहा, मैं दिल से प्यार नहीं कर सकूंगा। मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ है। एक तो मैं अपना माजी भूल गया हूँ, दूसरा ये कि तुम भारत सरकार से मुकदमा लड़ रही हो। टीना कह रही थी कि भारतीय फजाइया यहाँ हमले कर सकती है, समुद्री रास्तों से उनकी गोरीला फौज आ सकती है। हाँ, बहुत कुछ हो सकता है। मैं जितना समझ रही हूँ उससे ज़्यादा हम पर मुसीबतें आ सकती हैं। लेकिन मैंने मरना सीखा है, डरना नहीं सीखा। मैं तुम्हारे ज़रिए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दूंगी। तुम्हें मेरी टेलीपैथी पर बहुत भरोसा है, जबकि मैं नहीं जानता ये क्या होती है। जो शख्स अपने आप को भूला हुआ है, तुम उसके भरोसे पर एक बड़ी फौजी ताकत से टकराना चाहती हो। क्या ये नादानी नहीं है? फिलहाल इसे मेरी नादानी कह लो। जब तुम्हारी ख्याल खोने की सलाहियत लौट आएगी तब तुम मान लोगे कि हम कितने ताकतवर हैं। तुम दुश्मनों के दिमागों में घुसकर उनके मंसूबे मालूम करोगे, उनके हमलों को नाकाम बनाओगे। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ जजीरे और मेरे महल में छुपे हुए जासूसों को पकड़ सकोगे। बेशक घर के भेदी ज्यादा खतरनाक होते हैं, आस्तीन के सांप की तरह छुपे रहते हैं, नजर नहीं आते। बंद कमरे में पूजा कल्याणी मुझे अपने हालात बता रही थी और कमरे के बाहर महल के अंदर साजिशें हो रही थी। मैं उन साजिशों से बेखबर था, लेकिन बाद में जो कुछ मालूम हुआ उसे अभी बयान कर रहा हूँ। भारतीय फौज के आला अफसरान कल्याणी जजीरे के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर चुके थे। उनके कई जासूस और गुरीला फाइटर्स कुमारी पूजा कल्याणी के सिक्योरिटी गार्ड्स के भेस में वहां मौजूद रहते थे। भारतीय फौज के कमांडर का हुक्म सुनते ही पूजा कल्याणी को गिरफ्तार करके इस जजीरे पर कब्जा जमाकर बड़ी राजदारी से पूजा की लाश को समुद्र में फेंक देते। दुनिया वालों को खबर न होती कि पूजा कहाँ गई और वहां भारतीय फौज कैसे आ गई। यही समझा जाता कि पूजा कल्याणी जजीरे को भारत सरकार के हवाले करके यूरोप या अमेरिका चली गई है। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। पूजा के साथ मेरी भी शामत आने वाली थी। वो समझ रही थी कि भारत सरकार मुकदमा हारने के बाद एक्शन में आएगी, जबकि फौज का सीक्रेट मिशन शुरू हो चुका था। पूजा की आकबत नाअंदेशी मुझे मौत के जजीरे में ले आई थी।